सो हेलो गाइस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं और अगर आप स्पेशली कैलकाटा यूनिवर्सिटी बीएलएलबी के अंडर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये सीरीज बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में मैं कवर करने वाली हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रीवियस ईयर कैलकाटा यूनिवर्सिटी बीएलएलबी के क्वेश्चंस। तो जितने भी सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उन सबको मैं डिटेल में कवर करूंगी ताकि आपको आंसर राइटिंग में हेल्प मिल सके। तो अगर आप ये वीडियो पूरी तरीके से देखते हैं तो आपको ये टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं कंसिडरेशन, तो ये टॉपिक में कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा होपफुली। बट अगर रहता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू है तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो में फ्यूचर आने वाली सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कंसिडरेशन। वैसे तो कंसिडरेशन सबको पता है, बट क्या आप जानते हैं कि कंसिडरेशन से आपको 8 मार्क्स या 16 मार्क्स के एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आंसर राइटिंग आप कैसे करेंगे, क्या क्या लिखेंगे? आंसर राइटिंग में तो आप 1-2 लाइन नहीं लिख सकते, तो आपको मैं हेल्प करने वाली हूँ कि आप आंसर को ज़्यादा लेंदी और अच्छे से स्ट्रक्चर कैसे बनाएं ताकि आपको अच्छा स्कोर मिल सके। सो देखिए, कंसिडरेशन को स्टार्ट करते हैं। सो कंसिडरेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने ज़रूर पढ़ा होगा ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस। ऑफर और एक्सेप्टेंस के ऊपर मेरी एक वीडियो ऑलरेडी है, आप जाकर देख सकते हैं। सो ऑफर, पहले हमें पता है कि ऑफर होता है, देन एक्सेप्ट होता है, फिर वो प्रॉमिस बनता है और प्रॉमिस बनकर कंसिडरेशन होता है, देन आपका कोई अग्रीमेंट फॉर्म होता है। तो देखिए यहाँ पर एक बेसिक लीगल रूल फॉलो किया जाता है जो है नो कंसिडरेशन इक्वल्स टू नो कॉन्ट्रैक्ट, विच मीन्स आपने ऑफर किया किसी को, उस सामने वाली पार्टी ने ऑफर को एक्सेप्ट किया, और जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप बताते हैं या फिर आप अपने ऑफर में ये बताते हैं कि मैं ये दूंगा आपको। सपोज एग्जाम्पल, पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। सो पर्सन ए ने ऑफर दिया कि वो अपनी बाइक सेल करना चाहता है 10,000 रुपीज़ में। अब पर्सन बी जो है इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है। जो जब ये एक्सेप्टेंस हो जाता है ना तो ये प्रॉमिस बन जाता है। और प्रॉमिस क्यों बनता है कि ये प्रॉमिस करता है उसको, बी को, ए प्रॉमिस करता है बी को कि वो अपनी बाइक बी को ही सेल करेगा। ये प्रॉमिस करता है कि इसके बदले में वो ए को 10,000 रुपीज़ देगा। सो यहाँ पर कंसिडरेशन का क्या मतलब है, सबसे पहले जान लेते हैं। कंसिडरेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि आपको इन एक्सचेंज, इन रिटर्न आपको समथिंग मिलता है। तो देखिए, जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या फिर अग्रीमेंट फॉर्म करना पड़ता है ना, सो अग्रीमेंट मैंने आपको पहले ही बताया कि अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जबकि वो इन्फोर्सिबल हो जाता है। जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आप उस अग्रीमेंट को कोर्ट ऑफ लॉ में ले जा सकते हैं। अगर आपको सामने वाली पार्टी फ्रॉड करे, मिसरिप्रेजेंट करे, कोई भी तरीके से चीट करे तो आप उसको सू कर सकते हैं, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इन्फोर्सिबिलिटी इज मस्ट। बट कंसिडरेशन का क्या माने है? कंसिडरेशन का सिंपल माने है कि दो पार्टी ही दोनों से प्रॉमिस कर रही है एक दूसरे से दैट दे विल पे समथिंग। अगर आप बाइक खरीद रहे हैं तो आप सामने वाली पार्टी को पैसे देंगे और जो बाइक दे रहा है उस पैसे के बदले वो अपनी बाइक उसे देगा। सो ए पर्सन के लिए कंसिडरेशन क्या होता है, जो उसे पैसा मिलने वाला है बी से, वो ए के लिए कंसिडरेशन हो जाता है। और बी पर्सन के लिए क्या कंसिडरेशन है, जो वो बाइक ए के थ्रू उसे मिलेगी। सो फॉर बी बाइक इज द कंसिडरेशन एंड फॉर ए मनी इज द कंसिडरेशन। आई होप कंसिडरेशन आपको समझ में आ गया होगा। हमारे इंट्रोडक्शन में यही लिखा हुआ है, सिंपल सा मीनिंग लिखा हुआ है कि जब भी कोई अग्रीमेंट आपका तभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा अगर उसमें कंसिडरेशन शामिल हो। अगर कोई भी अग्रीमेंट ऐसा है जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, एक पार्टी आपको पैसे दे रही है बट इन रिटर्न आप उसे कुछ नहीं दे रहे, तो ये कोई अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। सो कंसिडरेशन मस्ट है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कंसिडरेशन कैन बी मनी, गुड्स, सर्विसेज और इवन ए प्रॉमिस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। अब देखिए, कंसिडरेशन पैसा भी हो सकता है, कोई गुड्स भी हो सकता है, जैसे कि एक केस में हमने जो अभी एग्जाम्पल देखा, ए के केस में मनी उसका कंसिडरेशन था, बी के केस में वो बाइक। तो गुड्स क्या होता है, कोई भी सामान, उसे हम गुड्स कहते हैं। सर्विसेज क्या होता है, सर्विसेज जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। सो डॉक्टर के पास आप गए तो डॉक्टर आपका चेकअप कर रहा है, तो आपके लिए कंसिडरेशन क्या है, चेकअप, क्योंकि डॉक्टर आपको चेकअप, तो ये चेकअप जो डॉक्टर कर रहा है ना, तो ये डॉक्टर क्या दे रहा है आपको, सर्विस दे रहा है। जैसे आप एक लॉयर के पास जाते हैं, एडवोकेट के पास, आप एडवोकेट को पैसा देता है, पैसा जो है वो मनी,
क्योंकि एडवोकेट पैसे के लिए काम कर रहे हैं, तो पैसा बन गया एडवोकेट के लिए कंसिडरेशन। बट एडवोकेट आपको क्या दे रहा है? इन रिटर्न कुछ गुड्स दे रहा है क्या? कोई सामान दे रहा है? नहीं, इन रिटर्न आपको वो सर्विस दे रहा है, वो काम दे रहा है, तो ये हो जाता है सर्विस। तो कोई भी जो सर्विस हम लेते हैं, जैसे डॉक्टर हो, लॉयर हो, टीचर हो, ठीक है, जहां से हमें सर्विसेज मिलता है, यानी आप पैसे दे रहे हैं, उनके बदले में कुछ आपको काम कर दिया जा रहा है, आपका कोई काम हो जा रहा है, तो इसे हम सर्विस कहते हैं। और इवन अ प्रॉमिस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, कोई भी कंसिडरेशन में मनी भी आएगा, गुड्स एंड सर्विसेज भी आएगा। इसके अलावा कोई ऐसा प्रॉमिस कि आप ये करेंगे फ्यूचर में या ये नहीं करेंगे फ्यूचर में, ये भी एक कंसिडरेशन हो सकता है कि आप किसी को पैसे दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि आप ये काम नहीं करेंगे, ऐसे होता है, या फिर ये काम करेंगे, इसके लिए भी आप दे रहे हैं। तो वो पर्सन क्या कंसिडर कर रहा है? प्रॉमिस कर रहा है बदले में कि हाँ मैं ये काम करूंगी या मैं ये काम नहीं करूंगी, तो ये भी आपके लिए कर रहा है, तो ये प्रॉमिस भी कंसिडरेशन होता है। देखिए गाइस, आंसर को आपको और ज़्यादा इलेबोरेट करना है। मैंने बहुत छोटे छोटे करके आपको दिया है, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग करूंगी तो बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाएगा PDF, तो शॉर्ट में मैंने आपको ईजी वर्ड में समझाया है। आप इसे अपने वर्ड्स में और ज़्यादा इलेबोरेट कर सकते हैं। लाइक इसमें कुछ एग्जाम्पल्स ऐड करेंगे, इलस्ट्रेशंस देंगे। इलस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल्स, ठीक है, तो आप एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशन, 2-4 इलस्ट्रेशन देंगे तो आपका खुद ब खुद आंसर बड़ा भी होगा, स्ट्रक्चर होगा और अच्छा होगा। यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है, जो हमने ये जो टर्म पढ़ा, नो कंसिडरेशन इक्वल्स टू नो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर कोई कंसिडरेशन नहीं है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। बट इसका कुछ एक्सेप्शंस भी है। देखिए, वैसे आमतौर पर अगर बेसिकली हम बात करें तो अग्रीमेंट जिसमें कोई भी कंसिडरेशन ना हो, ये हमेशा वॉइड होता है। वॉइड मतलब बिल्कुल जीरो होता है, इनवैलिड होता है शुरू से ही। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस है। अब ये एक्सेप्शंस क्या होता है? यानी कि कुछ ऐसी बातें हैं जहां पर अगर इन केस कंसिडरेशन ना भी हो फिर भी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? सेक्शन 25 हमें कुछ एक्सेप्शंस बताते हैं जिसमें अगर ऐसे कोई अग्रीमेंट बन सकता है जिसमें कंसिडरेशन ना भी हो, यानी एक पर्सन आपको कुछ दे रहा है, रिटर्न में आप उन्हें कुछ नहीं दे रहे, तो ऐसा भी अग्रीमेंट बनता है। तो वो सारे एक्सेप्शंस, वो सारे कौन कौन से अग्रीमेंट बन सकते हैं, हम आगे जानेंगे इन सेक्शन 25। सिंपल सा ऑब्जेक्ट यही है सेक्शन 25 का कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ना बने कि फ्रीली बन जाए। कंसिडरेशन बहुत जरूरी होता है ताकि कोई भी एक तरफा या फिर वन साइडेड प्रॉमिस ना हो सके कि आपने कुछ दे तो दिया और अग्रीमेंट भी कर दिया बट इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो कोई आपको ऐसे बंदूक दिखा कर दे रहा है, तो ऐसा ये सब इसीलिए वॉइड माना गया है। लॉ ऐसी कोई अग्रीमेंट को मानेगा ही नहीं। आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है या नहीं, या फिर कुछ समझने में दिक्कत आ रही हो, कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई और टॉपिक जो आपको चाहिए अपनी स्टडीज के लिए, तो आप मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेफिनेशन, आपको कंसिडरेशन का डेफिनेशन आपको अपने एग्जाम में लिखना है, तो आप लिखेंगे एज पर द सेक्शन 2D। सेक्शन 2D ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है, डिफाइन करता है कंसिडरेशन का मीनिंग। तो क्या होता है मीनिंग? जब एक रिक्वेस्ट होता है प्रॉमिसर और प्रॉमिसी का डिफरेंस है। जो पर्सन प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है, कि हाँ मैं ये तुम्हारे लिए करूंगा, तो ये प्रॉमिसर होता है, और प्रॉमिसी वो होता है जिसको प्रॉमिस किया गया है, मतलब जिसके लिए प्रॉमिस किया गया है, ठीक है, तो वो हो जाता है प्रॉमिसी। तो व्हेन एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रॉमिसर, यानी कि जो प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है, उसने रिक्वेस्ट किया कि हाँ मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ, प्रॉमिसर भी प्रॉमिस कर सकता है, प्रॉमिसी भी प्रॉमिस कर सकता है, और कोई अदर पर्सन भी कि हाँ डज समथिंग, डज नॉट समथिंग, और प्रॉमिस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। वही बात कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा या कुछ नहीं करूंगा, और या कोई एक्ट और प्रॉमिस को ही हम, इसी एक्ट और प्रॉमिस को हम कंसिडरेशन कहेंगे। हमने एग्जाम्पल देखा था कि पर्सन ए अपनी बाइक सेल करना चाहता है बी को 10,000 रुपीज़ में, तो यहाँ पर देखिए, जो अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है ना इसका ऑफर, बी एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये जो होता है मतलब यही माना जाएगा कि ए ने प्रॉमिस किया है कि वो अपनी बाइक बी को ही सेल करेगा, यानी किसी और को सेल नहीं करेगा, तभी ना अग्रीमेंट बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्रॉमिसर है वो ए बनेगा और प्रॉमिसी। बट यहाँ पर देखिए प्राइस फिट फॉर अ प्रॉमिस, यानी कि बी को पता है और ए को पता है कि हाँ मैंने ये प्रॉमिस किया है, तो मैं अपनी बाइक उसे, और बदले में मुझे बी जो है वो प्राइस देगा, मेरे प्रॉमिस के बदले में बी मुझे प्राइस देगा। और वही बात कि अगर कोई भी कंसिडरेशन नहीं होता है तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। आई होप गाइस ये आपको समझ आया होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको अपने सारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन को ऐड करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं भूलना। तो देखिए कुछ पॉइंट्स है, मैंने रेड कलर में यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है ताकि ये सारे आपको पॉइंट्स याद रहे। इसको ही आप और ज़्यादा इलेबोरेट करेंगे, इसी में इलस्ट्रेशंस ऐड करेंगे, इसी में केसेस ऐड करेंगे, केस लॉज वगैरह आपको अपनी बुक में मिल जाएगा। मैं यहाँ पर इस वीडियो में कुछ केसेस दूंगी, बट इसके साथ आपको अपनी हर एक पॉइंट में एक एक केस लॉज इलस्ट्रेशन भी ऐड करना पड़ेगा। तो वो आपको अपनी RK बांग्या या फिर जो बुक आप फॉलो कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए, उस बुक से आप वहाँ से चुन सकते हैं अपने बुक से, ठीक है। बाकी कंसेप्ट मैं आपको पूरा क्लियर कर दे रही हूँ, आप बस क्या करेंगे, केस लॉस देंगे और पिक कर लेंगे। जो केस लॉस आपको अच्छा लगे आप दे सकते हैं। कोशिश करें कि आप लैंडमार्क की जजमेंट लें,
ठीक है। सो देखिए नंबर 1 पे है, इट मस्ट बी गिवन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। सो कंसिडरेशन जो होता है ना, इफ अ पर्सन डज समथिंग और देयर ओन विदाउट बीइंग आस्क्ड, इट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। अब देखिए आपको पता ही नहीं, बट कोई अग्रीमेंट खुद बन गया, यानी कि आपने कुछ किया ही नहीं, आपने कुछ किसी को कहा ही नहीं करने के लिए, बट कोई आपके लिए खुद ब खुद कर दे रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक मेड आई आपका घर साफ करके वो चली गई, आप जानते भी नहीं उसे, आपने कहा भी नहीं है उसे कि मेरा घर साफ करो, बट वो खुद करके गई और अब वो आपसे पैसे मांग रही है। तो आप यहाँ पर ये कोई कंसिडरेशन नहीं हुआ, क्योंकि आपने उसे नहीं कहा था कि मेरा घर साफ करो, ठीक है, उसने खुद से किया। तो यही पॉइंट नंबर 1 कहता है कि इट मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, यानी कि जो प्रॉमिस कर रहा है, आप उससे पैसे देंगे तो आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा, आपकी इच्छा होनी चाहिए इसमें। ऐसा नहीं कि कोई भी मुंह उठाकर कुछ भी कर दे आपके लिए और तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नंबर 2 देखते हैं, इट कैन बी गिवन बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ये जो कंसिडरेशन है ना, तो ये देखिए इवन अ थर्ड पर्सन कैन गिव कंसिडरेशन एंड द कॉन्ट्रैक्ट विल बी स्टेट वैलिड। अब देखिए हमने कहा कि ए बाइक सेल करना चाहता है बी को, बी यहाँ पर एक्सेप्ट करता है कि हाँ चल मैं तुझे बाइक दे दूंगा। तब क्या सपोज यहाँ पर जो बी है ना, वो अभी उसके पास पैसे नहीं है, वो इनकम नहीं करता है, तो वो क्या करता है, अपने पापा मतलब बी के बिहाफ में उसके फादर पैसे पे करते हैं। तो क्या ये वैलिड होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि कोई भी थर्ड पर्सन कंसिडरेशन दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं है, हाँ बी के बिहाफ में पापा ने कहा कि चल ठीक है वो बाइक दे दो, मैं तुम्हें बदले में पैसे दे देता हूँ, तो ये भी वैलिड होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन भी कंसिडरेशन दे सकता है। पास्ट कंसिडरेशन पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में। पास्ट मतलब भूतकाल में, पर प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल और फ्यूचर मतलब भविष्य काल में। तो अब देखिए पास्ट मीन्स समथिंग ऑलरेडी डन, मतलब कोई काम जो पास्ट में भूतकाल में ऑलरेडी डन है, ठीक है, भूतकाल में हो गया बट प्रेजेंट आप उसे पैसे दे रहे हैं, आपको वो पर्सन ने मतलब पहले ही कर दिया वो काम, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कंसिडरेशन। समथिंग बिंग डन नाउ, अभी हो रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट अभी किया जा रहा है, ये भी वैलिड है। और फ्यूचर में कुछ आप लोग दोनों ये प्लान कर रहे हैं ए और बी की फ्यूचर में बाइक वो उसे दे देगा या फिर फ्यूचर में उसे पैसे दे देगा। अभी सपोज उसके पास अभी बी के पास पैसे नहीं है, वही पहले वाला एग्जाम्पल, बी के पास अभी पैसे नहीं है, तो ये लोग अग्रीमेंट फॉर्म करते हैं कि इन फ्यूचर बी क्या करेगा, मतलब 10 दिन बाद 20 दिन बाद बी जो है इस बाइक का पैसा ए को रिटर्न कर देगा। तो फ्यूचर कंसिडरेशन हुआ ये, तो फ्यूचर में भी हो सकता है, ये भी वैलिड होता है। तो वही बात पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसको आप और ज़्यादा देख लेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट जो फोर्थ एसेंशियल है, इट मस्ट हैव वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। कानून के नज़रों में ये जो अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है इसका कोई एक वैल्यू होना चाहिए, यानी कि द वैल्यू डज नॉट टू बी इक्वल बट इट मे बी रियल नॉट एन इमेजिनरी। यानी कि देखिए सपोज यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल बोल रही हूँ कि वो जो वही बाइक वाला कि वो जो बाइक वो 10,000 में देना चाहता है, एक को सपोज कोई नीड आ गई, ठीक है। अब एक ही जो बाइक है अभी 10,000 उसका रेट नहीं है, बट वो उसे 10,000 में दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको ज़रूरत है सपोज, तो ही इज़ इन अ अर्जेंट नीड। सो ए को ज़रूरत है, इसीलिए वो अपने सपोज 1 लाख की बाइक है वो उसे 10,000 में दे रहा है। तो हाँ ये क्या दे सकता है, इसमें ये नहीं है कि हाँ एकदम इक्वल होना चाहिए या फिर मतलब जितना का बाइक है उतने का ही होना चाहिए। कोर्ट ये नहीं देखता, कोर्ट ये देखता है कि दोनों पार्टी ने कंसेंट दिया है और हाँ इसमें फ्री कंसेंट होना चाहिए। और अगर बी ने फोर्स नहीं किया है, दोनों आपसी सहमति से ले रहे हैं, खुशी खुशी ले रहे हैं, तो बी का सामान है, बी अगर चाहे 10,000 या बी चाहे 100 रुपये में भी अपनी बाइक दे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मस्ट बी लॉफुल। लास्ट है कंसिडरेशन जो है वो कोई भी इलीगल एक्ट के लिए नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई गलत काम के लिए नहीं आप यूज़ कर सकते। ए है और पर्सन बी है, ए बी को ₹50,000 दे रहा है और बोल रहा है बी को कि तुम इतने दिनों में 10 दिनों के अंदर ये मेरी ड्रग दे रहा है बी को और बोल रहा है ये तुम पार्सल करके आ जाना, यानी कि इसको पार्सल करके आना इस जगह पे। लोकेशन उसने उसे बता दिया कि तुम्हें ये जो ड्रग्स है इसको पार्सल करके आना है। तो क्या ये वैलिड होगा? नहीं, क्योंकि इसका ये जो ऑब्जेक्ट है, आपने सेक्शन 23 जरूर पढ़ना, सेक्शन 23 को भी इसमें मेंशन करना। सेक्शन 23 कहता है व्हाट ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन आर लॉफुल एंड व्हाट आर नॉट, ठीक है। तो सेक्शन 23 सिंपल सा बात ये करता है कि जो भी कंसिडरेशन हो या फिर उसका जो ऑब्जेक्ट हो ना, तो वो लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं, या फिर कोई इलीगल एक्ट नहीं होना चाहिए। जो काम या जो चीज़ आप कर रहे हैं वो लीगली होनी चाहिए, ठीक है। सो गाइज अब बात करते हैं सेक्शन 25 को अच्छे से डिटेल में। तो सेक्शन 25 को आपने देखा होगा, जो ये कहता है कि जिस भी कोई एग्रीमेंट में कंसिडरेशन अगर नहीं है तो वो वॉइड माना जाएगा, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस है। अनलेस देकर आप बेयर एक्ट में देखिए, अनलेस के नीचे ये जो 4-5 पॉइंट्स गिवन है ना, यही आपका एक्सेप्शन है, यानी कि यही सारे वो केसेस है जिसमें अगर कोई भी कंसिडरेशन ना भी हो फिर भी वो अग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। वैसे एक्सेप्शंस क्या क्या है चलिए एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 सेक्शन 25 क्लॉज 1, ये जो ब्रैकेट में है ये क्लॉज 1 है। तो क्लॉज 1 ये कहता है कि अग्रीमेंट इज वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। अग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा अगर उसमें कंसिडरेशन ना भी हो, मगर कब?
सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर अग्रीमेंट वैलिड होगा अगर आपने कंसिडरेशन ना भी दिया तो वो सारे कंसिडरेशन, वो सारे ऑप्शंस ये है। देखिए, इट इज़ मेड बिटवीन क्लोज फैमिली मेम्बर्स, यानी कि अगर क्लोज फैमिली, माँ बाप, भाई बहन, इनके बीच में अगर कोई अग्रीमेंट हो रहा है तो इसमें ज़रूरत नहीं है कि ये दोनों पार्टी एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे। अगर कोई बाप कोई बेटी के लिए कर रहा है, कोई फादर सन के लिए कर रहा है, या मदर डॉटर के लिए कर रही है, या फादर डॉटर के लिए कर रहा है, तो इसमें ज़रूरत नहीं है कि पापा को बेटी भी कुछ इन रिटर्न पैसे दे, क्योंकि वो उसके फादर है। तो क्लोज रिलेशन जो होता है ना, तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ता कि कंसिडरेशन दोनों तरफ से हो। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ इन राइटिंग। ठीक है, अगर वो रिटन है, कोई भी चीज़ अगर आपने रजिस्टर किया है, मतलब जो अग्रीमेंट आप कर रहे हैं ना उसको आपने राइटिंग में किया है, मतलब लिखा है और रजिस्टर करवाया है, मतलब स्टैम्प आपने पूरी तरीके से कोर्ट से रजिस्टर करवाया है, और ये आपकी क्लोज फैमिली मेंबर्स के बीच में है, और आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन यानी कि जैसे मैं बताती हूँ वही वाला एग्जाम्पल, पापा ने अपनी बेटी को कुछ दिया, तो इसमें क्या है, इसमें क्या वो पैसे लेंगे अपनी बेटी से? बिल्कुल भी नहीं, पैसे क्यों लेंगे अपनी बेटी से? तो ये क्या है, क्लोज रिलेशन है। ठीक है, तो बट इसको आपको रिटर्न करना पड़ेगा और रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तभी ये एक वैलिड अग्रीमेंट होगा, इसमें कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक्सेप्शन नंबर 2, प्रॉमिस टू पे फॉर पास्ट वॉलंटरली सर्विस। पास्ट वॉलंटरी यानी कि जो कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसा सर्विस, देखिए सर्विस का मीनिंग आपको मैंने पहले ही समझाया, सर्विस क्या होता है। तो कोई ऐसी सर्विस जो कि पास्ट में वॉलंटरली यानी कि जानबूझकर, अपने इच्छा से, वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, विदाउट एनी फोर्स, आपको किसी ने बहलाया नहीं, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया, आप अपनी मर्जी से आपने पास्ट में कोई सर्विस प्रोवाइड किया किसी को। तो क्या क्या सर्विस है, देखिए क्लॉज 2, सेक्शन 25 का क्लॉज 2 ये कहता है कि इस प्रॉमिस इज वैलिड। कब एक प्रॉमिस वैलिड हो जाएगा? इफ द सर्विस इज डन वॉलंटरीली, प्रॉमिस सर बेनिफिटेड फ्रॉम इट, यानी कि जिसने प्रॉमिस किया था उसको कुछ बेनिफिट मिला है। ठीक है, और ये जो एक्ट है उस पर्सन ने वॉलंटरली किया है, और बाद में ये जो प्रॉमिसर है उसको लेटर में कुछ बेनिफिट मिला। ठीक है, एग्जाम्पल से अच्छा से क्लियर होता है। देखिए, ए पर्सन सेव्स समवन फ्रॉम ड्राउनिंग, एक पर्सन डूब रहा था, सपोज पर्सन ए ने पर्सन बी को बचाया डूबने से। वो पर्सन बी को स्विमिंग नहीं आता था, वो गिर गया अचानक से कोई लेक में, कोई रिवर में गिर गया, तो उसको स्विमिंग नहीं आता था, तो ए ने उसकी जान बचाई। ठीक है, अब बाद में खुशी से बी जो था, उसने जो रेस्क्यूड पर्सन यानी कि जिसको बचाया गया बी, वो प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें, खुशी से तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड दूंगा। ठीक है, तो ये एक लीगली इन्फोर्सेबल, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्यों बनेगा? तो देखिए, ये सारा आपको सेक्शन 25 क्लॉज 2 में जितने सारे यहाँ पर जितने सारे सिचुएशन गिवन है, ये सारे को फुलफिल कर रहा है। कैसे कर रहे हैं कि ये देखिए, पर्सन ने सर्विस दिया, पर्सन ए ने उसको डूबने से बचाया, तो ये क्या किया, काम किया। कोई भी काम को हम सर्विस कहते हैं। तो पर्सन ए ने पर्सन बी को बचाया, तो उसको वॉलंटरली, अपनी मर्जी से, वो उसे नहीं कह रहा था, बट उसने अपनी मर्जी से जाकर उसे बचाया। और प्रॉमिसर बेनिफिटेड, प्रॉमिसर कौन है यहाँ पर? ये जो बी, जिसको बचाया गया, जो डूब रहा था उसको बचाया गया, तो वही ना प्रॉमिस कर रहा है बाद में कि हाँ मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड दूंगा। इनके बीच में पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि मैं डूबूंगा तो मुझे बचाना, मैं तुम्हें बाद में कुछ दूंगा, ऐसा नहीं था। वो अचानक से गिरा और ए ने अपनी मर्जी से उसे बचाया और बी ने उसे बाद में प्रॉमिस किया। तो प्रॉमिसर को बेनिफिट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे बेनिफिट नहीं मिला, उसको कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। मतलब जो पर्सन ए है, कोई अगर काम करता है पर्सन बी के लिए, तो उससे पास्ट में अगर कोई ऐसा काम हुआ है, ये पास्ट में हुआ है, पहले उसने उसको बचाया, उसने बाद में उसको बोला कि मैं तुम्हें कुछ दूंगा रिवॉर्ड, तो ये क्या है, उसने पहले काम किया वॉलंटरीली और उस पर्सन बी को इससे बेनिफिट भी मिला और फिर खुश होकर उसने उसको प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें कुछ दूंगा, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट, मूविंग टू नंबर 3, एक्सेप्शन नंबर 3, प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेब्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, बिल्कुल अच्छे से सोचना, वीडियो को स्किप मत करना, अच्छे से देखना, तब आपको समझ आएगा, तभी आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे। तो देखिए, प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेब्ट। टाइम बार्ड डेब्ट क्या होता है? टाइम बार्ड डेब्ट का मतलब होता है कोई भी आपका, समझिए, कर्जा था, पर्सन ए ने पर्सन बी से कुछ कर्जा लिया था, ठीक है, और उससे कहा कि मैं तुम्हें इतने दिनों में दे दूंगा। सपोज पर्सन ए ने 50,000 ले लिया पर्सन बी से और उसको ये कहा कि मैं तुम्हें बाद में ये दे दूंगा। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, पर्सन एक्स ने पर्सन वाई से 50,000 रुपये लिए थे, ठीक है, और एक टाइम दे दिया, एक सपोज टाइम लिया कि मैं 30 दिन के अंदर तुम्हें दे दूंगा या फिर 60 दिन के अंदर मैं दे दूंगा। एक टाइम उसने मांगा और पर्सन वाई ने कहा ठीक है तुम ले लो और मुझे दे देना। अब क्या होता है, जितना दिन उसने मांगा था वो दिन क्रॉस हो चुका है। अब यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट आता है, ठीक है, इंडियन लिमिटेशन एक्ट आता है। लिमिटेशन एक्ट का क्या काम है? एक टाइमिंग रहता है। अब देखिए, उसने ए ने टाइम मांगा था कि मुझे तुम 30 दिन का टाइम दो, मैं तुम्हें 30 दिन के बाद इस तारीख में मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगा तुम्हारे 50,000। एक्स ने वाई को बोला। अब क्या हुआ, वो दिन गुजर गया, दिन कंप्लीट हो गया, 30 दिन के बाद भी एक्स ने वाई को पे नहीं किया और वाई ने क्या किया, वाई को क्या चाहिए था, कोर्ट में जाना, कि वो उसको नोटिस भेजता कि तुम मुझे अपने मेरे पैसे रिटर्न करो। बट यहाँ पर क्या होता है, वाई जो है ना वो खामोश रहता है, कुछ नहीं कहता है।
एकदम चुप रहता है। तो अब यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट आता है। लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि आप लिमिटेशन एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक केस के लिए एक कुछ टाइम रहता है। आपको केस अगर फाइल करना है तो आपको इतने दिनों का टाइम दिया रहता है, तभी आप अपनी सारे पैसे रिकवर कर सकते हैं जिसको आपने दिया है। सो क्या होता है यहाँ पे वो टाइम भी गुजर जाता है, यानी कि एक जो टाइम देता है लॉ कि आप इतने दिनों तक आके कोर्ट में केस फाइल हो सकता है। वरना क्या, अब ये प्रोविजन क्यों दिया गया? ये प्रोविजन इसीलिए दिया गया ताकि ऐसा ना हो कि वाई अब 10 साल बाद, अभी कुछ नहीं कह रहा है, 10 साल बाद वाई आकर कहता है कि एक्स ने तो मुझसे 50,000 रुपए लिए थे 10 साल पहले और उसने अभी तक रिटर्न नहीं किए। ठीक है, उसने कहा था मुझे 1 महीने में रिटर्न कर देगा। तो लॉ कहता है कि ये वैलिड नहीं है। लॉ ने एक पर्टिकुलर टाइम दिया है कि आप इतने, अगर आपका कोई भी राइट इन्फ्रिंज होता है तो आप इतने दिनों के अंदर आप हमारे पास आए और केस फाइल करें, तभी हम आपको रेमेडी प्रोवाइड करेंगे। बट अब यहाँ पर लॉ एक लीगल मैक्सिम आता है। लॉ कहता है कि अगर कोई इंसान जिसका राइट तो है, यहाँ पर सपोज जो वाई ने किया, देखिए यहाँ पर लाइन देखिए, वाई डिड नॉट फाइल अ केस इन टाइम, टाइम में वाई ने फाइल नहीं किया। तो यहाँ पर लॉ ये कहता है कि अगर आपने टाइम में केस फाइल नहीं किया तो आपकी ये जो लीगल रेमेडी लेने की जो आपको जो हक है उससे पैसे निकलवाने का लीगली यानी कोर्ट के थ्रू ये कैंसिल हो जाता है। यानी कि आपका अब कोई राइट नहीं रहता। अगर आप टाइमली नहीं आते कोर्ट में अपना हक मांगने तो आप लीगली ए को सू करके या ए को कोर्ट में बुलाकर अपने पैसे अदालत के थ्रू वापस नहीं ले सकते होता है। बट आपको जो एक नेचुरल रेमेडी, जो आपका एक नेचुरल हक है, जो नेचुरली आपका तो नॉर्मली एक हक है ना, कोई अगर आपसे पैसे ले रहा है, अगर आप वो आपको नहीं दे रहा है, अगर आप कोर्ट में नहीं भी जा रहे, फिर भी उस इंसान दैट पर्सन एक्स इज लीगली बाउंड टू पे। अगर लीगली नहीं है तो नेचुरली बाउंड टू रिपे द अमाउंट ही हैज टेकन फ्रॉम यू। सो यहाँ पर ये केस में यही देखा जाता है कि एक्स जो है वो वाई से कुछ पैसे लेता है, बट क्या होता है वाई क्या करता है, इतना आराम से रहता है कि टाइम बार्ड हो गया, यानी कि उसने जितना दिन कहा था उस टाइम में पे नहीं किया। तो इस टाइम को ही हम टाइम बार्ड कहते हैं। टाइम बार्ड मतलब जितने टाइम तक कहा गया था उतने टाइम तक उसने नहीं दिया। ठीक है, और इसके साथ साथ जितने दिन वो चाहता था वाई कि जा सकता था कोर्ट में वो भी नहीं दिया। तो यहाँ पर टोटली टाइम बार्ड हो गया। ठीक है, लिमिटेशन एक्ट के थ्रू ये टाइम बार्ड डेब्ट बना। क्या हुआ, बाद में एक्स को थोड़ा रहम आ गया वाई के ऊपर। एक सोचता है कि भाई दे ही दो, क्या करना है, उसका पैसा उसे रिटर्न कर देते हैं वाई को। तो एक्स ने क्या किया, एक अग्रीमेंट बनाकर मतलब एक साइन कर दिया और फिर से प्रॉमिस किया कि मैं एक फ्रेश अग्रीमेंट करके उसको वाई को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे सारे जो पेमेंट था ये मैं रिटर्न कर दूंगा। अब ये एक्स अब न्यूली फ्रेश अग्रीमेंट फॉर्म कर रहा है और उसमें वो प्रॉमिस कर रहा है लीगली कि मैं तुम्हारे पैसे रिटर्न कर दूंगा। तो ये अब लीगली इन्फोर्सेबल होगा। अब क्या है, ये वैलिड अग्रीमेंट बन गया। बट अब कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज मैं आपको बता दे रही हूँ। आप कैसे केस लॉज लिखेंगे एग्जाम में ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए 3 केस लॉज है, ज़्यादा नहीं, आप बाकी केस लॉज अपने बुक से ले लेना। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज मैंने आपके लिए लिया है। यहाँ पे फर्स्ट केस लॉ है चिनैया वर्सेस रमैया, 1882 का ये केस है। इसमें फैक्ट्स आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको फैक्ट लिखना पड़ेगा, आप अपने से बनाकर भी दे सकते हैं। और उसमें जजमेंट क्या आया, कोर्ट हेल्ड यानी कोर्ट ने ये कहा, मदर ने गिफ्ट किया लैंड टू हर डॉटर, मदर ने गिफ्ट किया जमीन अपनी बेटी को और उससे ये कहा कि आपको हर मतलब रेगुलरली हर रोज अपने अंकल को यानी जो माँ है उसका भाई यानी इसके मामा को, अपने मामा को पैसे देना पड़ेगा। ठीक है, रेगुलरली। जो है ना बेटी वो रिफ्यूज करती है यानी मना कर देती है कि नहीं मैं नहीं दूं, मैं क्यों दूं। तो सेइंग देयर वाज नो कंसिडरेशन बिटवीन हर एंड द अंकल, वो ये कहती है कि आपने मुझे दिया और मैंने अगर मुझे देना भी है तो मैं आपको दूं, मैं अंकल को क्यों दूं। और कोर्ट ये कहती है कि कंसिडरेशन कैन कम फ्रॉम अ थर्ड पार्टी सो द अग्रीमेंट वाज वैलिड। कैसे, देखिए मैंने आपको पहले ही समझाया कि कोई थर्ड पर्सन भी कंसिडरेशन कर सकता है उस बेटी को, क्योंकि उसको कंसिडरेशन में उसकी मम्मी ने कहा था तो वो उसे देना पड़ेगा। अब्दुल अजीज वर्सेस मासूम अली, 1914 का ये केस है। फैक्ट्स क्या क्या फैक्ट है, पर्सन ने प्रॉमिस किया कि वो मनी देगा, डोनेट करेगा फॉर बिल्डिंग अ मॉस्क बट लेटर रिफ्यूज, यानी एक मस्जिद बनाने के लिए एक पर्सन ने प्रॉमिस किया कि मैं डोनेट करूंगा कुछ मनी मस्जिद को बनवाने के लिए, बट बाद में क्या करता है वो मना कर देता है। तो इसमें जजमेंट ये आया कि यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है और यहाँ पर ये अग्रीमेंट। केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, 1886 का ये केस है। अब यहाँ पर क्या है, पर्सन ने प्रॉमिस किया कि वो डोनेट करेगा मनी फॉर बिल्डिंग अ टाउन हॉल। अब वहाँ यहाँ पे और इसके प्रीवियस वाले में कुछ डिफरेंस है जो आप सिमिलैरिटीज भी है, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ भी डोनेट करने के लिए कहा गया था और यहाँ भी डोनेट करने के लिए कहा गया। बट यहाँ पर डिफरेंट ये है कि कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड हो गया बेस्ड ऑन दिस प्रॉमिस, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस के बेस में ये जो है क्या होता है, टाउन हॉल बनना शुरू हो जाता है, कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो जाता है। अब बाद में जो ये पर्सन है ना वो रिफ्यूज कर रहा है कि नहीं मैं नहीं दूंगा। तो अब कोर्ट ने इसमें ये कहा क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट इसीलिए हुआ था क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था कि हाँ मैं डोनेट करूंगा, अब आपने कहा था इसलिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, तो आपको अब ये देना पड़ेगा और ये वैलिड कंसिडरेशन है क्योंकि आपने कहा था और यहाँ से बनना भी शुरू हो गया। सो आई होप गाइज आपको सारा सब कुछ समझ में आया हो अच्छे से। मैंने आपको बहुत जितना हो सका मैंने अपनी तरफ से एफर्ट दिया। अगर कहीं पर कुछ कमी हो या अगर आपको कुछ समझ नहीं भी आया हो तो आप मुझे अपने सारे प्रॉब्लम्स, अपने सारे डाउट्स, क्वेरीज जो भी है अपने प्रॉब्लम्स कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगी। और अगर नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्या हेल्प चाहिए, आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।